नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रथम वीडियो है और यह प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण टर्म देखते हैं कि जीडीपी क्या है। जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो इसकी देखिए परिभाषा बहुत ही सिंपल है, केवल एक लाइन की, कि किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। एक वित्तीय वर्ष में एक देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि एक देश की सीमा के अंदर, मान लीजिए भारत की सीमा के अंदर जितने भी उत्पादित हुए एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष भारत का कब से है, तो वह है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष होता है। अगला महत्वपूर्ण है कि अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, अंतिम को शामिल किया जाएगा, प्रारंभिक को नहीं। इसका अर्थ यह है कि देखिए मान लीजिए एक किसान ने कपास उपजाया और उस कपास को बेचा धागा बनाने वाली कंपनी को 100 रुपए में। धागा बनाने वाली कंपनी को बेचा 100 रुपए में कपास किसान ने। उस धागा बनाने वाली कंपनी ने उससे धागा बनाया, कपास से धागा बनाया और उस धागे को बेचा कपड़ा बनाने वाली कंपनी को 150 में। और उस कपड़ा बनाने वाली कंपनी ने 150 में धागा खरीदा और उससे एक शर्ट बनाया और उस शर्ट को बेचा 500 रुपए में। तो ये 500 रुपया ही भारत की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। इसी को कहते हैं अंतिम वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य, अंतिम वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य। और सेवाओं से ऐसे क्या है, सेवाओं जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सरकारी कर्मचारी, ये सभी लोग सेवा देते हैं, तो इनका भी मौद्रिक मूल्य जोड़ा जाएगा देश की जीडीपी में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इससे संबंधित 4 और अवधारणाएं हैं। तो अगला है देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो देखिए इसमें नेशनल जुड़ा है, नेशनल अर्थात राष्ट्रीय। तो इसमें क्या करेंगे कि जो जीडीपी है उसमें भारत में विदेशियों के द्वारा प्राप्त आय को माइनस कर देंगे। जीडीपी में से भारत में रहकर जो विदेशी आय अर्जित कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे और विदेश में रहकर जो भारतीय आय प्राप्त कर रहे हैं उसे जोड़ देंगे। विदेश में रहकर जो भारतीय आय प्राप्त कर रहे हैं उसे जोड़ देंगे और भारत में रहकर जो विदेशी आय प्राप्त कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे। तो निकल जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एक तथ्य यह भी ध्यान रखना है कि जीडीपी का आकार हमेशा ही बड़ा होता है जीएनपी से। जीडीपी हमें का आकार हमेशा ही बड़ा होता है जीएनपी से। तीसरी महत्वपूर्ण अवधारणा है एनएनपी अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए यहाँ पे शब्द शुद्ध है। शुद्ध का मतलब है कि जब किसी चीज में मिलावट है और उसमें कुछ निकाल देंगे तो शुद्ध होता है। तो अब इसको देखिए एनएनपी अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसमें देखिए जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, उसमें से मूल्य ह्रास को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें प्राप्त होगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। मूल्य ह्रास क्या हुआ, जैसे कोई फैक्ट्री लगी है तो वहां पे जो मशीनरी है तो समय के साथ उस मशीनरी में खराबी आती है तो उसको रिपेयर करने में या नई मशीनरी खरीदने में पैसा लगता है, या बिल्डिंग में कोई फैक्ट्री की बिल्डिंग को बनवाने में खर्चा आ रहा है तो उसको मूल्य ह्रास करते हैं। तो उस मूल्य ह्रास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से मूल्य ह्रास को माइनस कर देंगे तो मिलेगा हमें एनएनपी अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तीसरा महत्वपूर्ण है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद है। तो इसमें क्या करेंगे, जो जीडीपी होती है किसी भी देश की उसमें से मूल्य ह्रास को माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी अर्थात शुद्ध घरेलू उत्पाद। जीडीपी में से क्या माइनस करना है, मूल्य ह्रास को।
मूल्य ह्रास मतलब जो फैक्ट्री की मशीनरी है उसमें कोई खराबी आ गई तो उसको मूल्य ह्रास बोलते हैं। तो उसको माइनस करेंगे, जीडीपी में से माइनस कर देंगे मूल्य ह्रास को, तो प्राप्त होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी अर्थात शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगला महत्वपूर्ण टर्म है कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय देखिए एनएनपी, एनएनपी अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे तो प्राप्त होगा नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी जब एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे और सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। सबसे महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करता है सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना देखिए हुई थी 1951 ईस्वी में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। एग्जाम की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। मुख्यालय नई दिल्ली, गठन 1951 और गणना करता है राष्ट्रीय आय की सीएसओ। अब चार महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की। तो देखिए भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी दादा भाई नौरोजी ने, और इन्होंने 1968 में गणना की थी कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय भारत की कितना है, 20 रुपए है मात्र। यानी कि 1968 ईस्वी में भारत का एक व्यक्ति एक साल में केवल 20 रुपए कमाता था, दादा भाई नौरोजी ने बताया 1968 ईस्वी में। दूसरा महत्वपूर्ण है विलियम डिग्बी। विलियम डिग्बी महोदय ने 1899 में यह बताया कि भारत का एक व्यक्ति पूरे एक वर्ष में केवल 18 रुपए कमाता है। यानी कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 1899 ईस्वी में कितनी है, 18 रुपए। विलियम डिग्बी ने बताया। अगला देखिए वीके आर राव। वीके आर राव जी ने 1931-1932 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बताया 62 रुपए। यानी कि 1931 ईस्वी में 1932 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय 62 रुपए थी। यानी कि 1931 ईस्वी में एक व्यक्ति पूरे वर्ष में केवल 62 रुपए ही कमा पाता था। और एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ। एग्जाम में कई बार पूछा है। तो गठन हुआ था 1949 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष थे महालनोबिस। महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था 1949 ईस्वी में। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार से निकालते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें से कुल जनसंख्या में से भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय आय किसी देश की मान लीजिए 100 रुपए और वहां कुल जनसंख्या है केवल मान लीजिए 10 जनसंख्या है, तो प्रति व्यक्ति आय हो गई 10 रुपए वहां की। मान लीजिए ए देश है। दूसरा कोई बी देश है, वहां पे भी जनसंख्या मान लीजिए 100 है किंतु लोग वहां पे हैं 40, तो इसकी प्रति व्यक्ति आय हो गई 2.5 रुपए। तो जिस देश की कमाई अधिक होगी और उसमें कम लोग रहेंगे तो उसकी मतलब प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो जाएगी। इसलिए देखते हैं कि देश में कतर की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, क्योंकि कतर देश की कमाई बहुत ज्यादा है और वहां पे लोग पूरे देश में कुछ लाख ही हैं, इसलिए कमाई सब में बढ़ जाती है और प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक किसकी है, कतर की है। और भारत में अगर देखें तो भारत में प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की सर्वाधिक है, तो गोवा की है। कारण यह भी है कि गोवा में कम लोग रहते हैं और वो बहुत लोग ज्यादा कमाते हैं, इसलिए कमाई सब में बढ़ जाती है। अब देखते हैं कि प्रति व्यक्ति जीडीपी कैसे निकालते हैं। तो जो जीडीपी है देश की उसमें कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति जीडीपी निकल के आ जाएगी। अब देखिए कि राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां कितनी है। तो 3 विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है, उत्पादन विधि,
आय विधि और व्यय विधि राष्ट्रीय आय की गणना की 3 महत्वपूर्ण विधियां हैं और भारत में इन 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं। तो इस समय देखिए अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र हो चुके हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि एवं संबंध क्षेत्र आता है, वानिकी आता है, मत्स्य पालन आता है, खनन तथा उत्खनन आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तो इसमें आता है निर्माण, विनिर्माण, गैस जल एवं विद्युत आपूर्ति। निर्माण का आशय है कि जो कोई निर्माण हो रहा है, जैसे बिल्डिंग बन रही है, रोड बन रहे हैं, रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, तो निर्माण में आ जाएगा। और विनिर्माण का मतलब कि जो फैक्ट्री में किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, पार्ले जी का उत्पादन हो रहा है, बिस्कुट का उत्पादन हो रहा है, कपड़े का उत्पादन हो रहा है, कार का उत्पादन हो रहा है, तो ये सभी विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। और निर्माण का मतलब कंस्ट्रक्शन, यानी कि कोई बिल्डिंग बन रही है, स्कूल बन रहा है, तो ये निर्माण में आ जाएगा। अब देखिए तृतीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तो इसको देखिए बोला जाता है सेवा क्षेत्र। इसमें क्या आ जाएगा, जो सेवाएं देते हैं, तो सेवाएं कौन देते हैं, व्यापार से सेवाएं मिलती हैं हमें, होटल, रेस्तरां, संचार एवं परिवहन, बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा इत्यादि किसमें आ जाएंगे, तृतीय क्षेत्र में। चतुर्थ क्षेत्र क्या है, तो ये देखिए तृतीय क्षेत्र का एक उन्नत रूप है और यह ज्ञान आधारित सेवाएं इसमें आती हैं। जैसे कि शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो प्रबंधक आ गया, सांख्यिकीविद आ गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आ गए, तो ये आएंगे चतुर्थ क्षेत्र। और पंचम क्षेत्र देखिए, चतुर्थ क्षेत्र का ही अगला चरण क्या है, पंचम क्षेत्र है। तो इसमें अत्यधिक उच्च किस्म की सेवाएं आती हैं, जिसे गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स कहा जाता है। जिसे कंपनियों के सीईओ या उस स्तर के जो अधिकारी हो गए, वैज्ञानिक हो गए, वित्तीय प्रबंधक हो गए, उसमें पंचम क्षेत्र में आएंगे। और अर्थव्यवस्था में देखिए तृतीय क्षेत्र की भागीदारी लगभग कितनी है, 53% है। द्वितीय क्षेत्र की भागीदारी अर्थव्यवस्था में कितनी है, तो लगभग 28% है। और प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी कितनी है, 18%। इसी के आसपास रहती है, थोड़ा 1-2% आगे पीछे होता है प्रत्येक वर्ष। तो आज इतना ही दोस्तों, जल्दी अर्थव्यवस्था के अन्य वीडियो में मिलेंगे, तब तक सादर नमस्कार।